चैप्टर 1 द फर्स्ट क्रैक। रात गहराती है। कमरे में कोई हलचल नहीं, केवल घुटी हुई सांसों की आवाज और भीतर का अजीब सा कंपन। शरीर स्थिर है, लेकिन मन अशांत। ये कोई सामान्य बेचैनी नहीं, ये वो पहला दरार है जो इंसान की भावनात्मक दीवार में चुपचाप, बिना चेतावनी के बनती है। तुम्हें याद नहीं होगा वो पल ठीक ठीक कब आया, लेकिन वो अनुभव अब तक तुम्हारे भीतर जिंदा है। किसी का लहजा, किसी की बेरुखी, किसी का मजाक, और उस एक छोटे से लम्हे में तुम्हारा भीतर छटक गया था। किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन तुम अंदर ही अंदर कुछ खो बैठे। द फर्स्ट क्रैक इज नॉट एन एक्सप्लोजन, इट इज अ क्वाइट शिफ्ट इन हाउ रियलिटी फील्स। यह भावनात्मक टूटन कोई आंधी नहीं होती, यह धीरे धीरे भीतर बैठने वाली ठंडक होती है, जो शरीर से नहीं, आत्मा से महसूस होती है। तुम्हारा मन एकदम नया था, कोरा, सीधा, भरोसे से भरा हुआ। लेकिन जैसे ही यह दरार पड़ी, भरोसे का वो पर्दा हट गया। तब पहली बार तुमने सोचा, क्या मैं गलत हूं? क्या मेरे भीतर कुछ ऐसा है जिसे दुनिया नहीं समझेगी? यहीं से पहली बार जन्म लेती है इमोशनल इनसिक्योरिटी। यह वो जगह है जहां से आत्म संदेह शुरू होता है और विश्वास के स्थान पर आता है प्रश्न, क्या मैं वैसा ही महसूस कर रहा हूं जैसा मुझे करना चाहिए? तुम पहले भावनाओं को पूरी ईमानदारी से महसूस करते थे। रोना आता था तो रो लेते थे, डर लगता था तो छिप जाते थे। पर अब यह सहजता गायब हो रही है। अब रोना कमजोरी लगता है, डरना शर्मिंदगी, और हर भावना जो पहले सच थी अब तुम्हारे भीतर फंसने लगी है। When emotions begin to hide, the self begins to fracture. अब तुम पहले जैसे नहीं सोचते, अब तुम रिएक्शंस नहीं देते, तुम रिएक्शंस टालते हो। अब तुम एक्सप्रेस नहीं करते, तुम गेस करते हो। लोग क्या चाहेंगे कि मैं कैसा दिखूं? यहीं से बनता है तुम्हारा पहला फॉल्स सेल्फ। एक ऐसा हिस्सा जो केवल दूसरों की नजरों के लिए होता है। पर जो असली तुम था, वो कहाँ गया? वो अब तुम्हारे भीतर बैठा है, चुप, उदास और अनदेखा। तुम्हारे जेस्चर्स अब मैकेनिकल हो गए हैं। तुम मुस्कुराते हो, लेकिन वो मुस्कुराहट रुक रुक कर आती है। तुम बातें करते हो, लेकिन मन किसी और ही दिशा में बह रहा होता है। There is a you that lives on the surface, and then there is the you that's quietly drowning beneath. जब भावनाएं पहली बार टूटती है, तो वे मरती नहीं, वे केवल फ्रीज हो जाती है। वो अंदर की किसी गहरी परत में जम जाती है, ठंडी लेकिन जीवित। और फिर हर आने वाला अनुभव उसी बर्फ के ऊपर चलता है, कभी चुपचाप, कभी चीखते हुए। तुम्हें हर बार जब कोई रिजेक्ट करता है, तब सिर्फ वह एक पल नहीं टूटता, बल्कि उस पहली दरार की प्रतिध्वनि फिर से सुनाई देती है। तुम्हें हर बार जब कोई इग्नोर करता है, तब तुम्हारा आज नहीं, तुम्हारा बचपन चोट खाता है। इमोशनल टाइम इज नॉट लिनियर, इट लूप्स, इट हॉन्ट्स। और इसी लूपिंग से तुम्हारा नर्वस सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है। तुम अलर्ट हो जाते हो, हर शब्द के टोन पर, हर साइलेंस के पीछे छिपे अर्थ पर। तुम अब सुनते नहीं, स्कैन करते हो। अब कोई तुम्हें देखे तो तुम खुद को नहीं देखते, तुम खुद को उनके पर्सपेक्टिव से एनालाइज करने लगते हो। तुम्हारे जेस्चर्स, शब्द, रिएक्शंस सब अब परफॉर्मेटिव बन चुके हैं। फिर आता है वो चरण जब तुम्हें खुद से डर लगने लगता है, क्योंकि अब तुम्हारी अपनी भावनाएं तुम्हारे लिए थ्रेट बन गई है। तुम्हें रोने का मन करता है, लेकिन तुम्हें डर है कि तुम्हें कमजोर समझा जाएगा। तुम्हें गुस्सा आता है, लेकिन तुम्हें लगता है कि ये गुस्सा अनएक्सेप्टेबल है। तुम्हें अकेलापन महसूस होता है, लेकिन तुम उसे अटेंशन सीकिंग समझते हो। सेल्फ सप्रेशन बिकम्स अ सर्वाइवल टैक्टिक। धीरे धीरे सप्रेशन आदत बन जाती है। तुम बिना सोचे ही रिप्रेस करते हो, जैसे सांस लेना, जैसे ब्लिंकिंग, ऑटोमेटिक। और यही ऑटोमेटिक सप्रेशन तुम्हारे अंदर एक वॉइड बना देता है, एक इमोशनल नमनेस जो न जीने देती है, न मरने। तुम रिलेटेबल बनते हो, लेकिन ऑथेंटिक नहीं। तुम बिजी रहते हो, लेकिन प्रेजेंट नहीं। तुम सराउंडेड हो, लेकिन कनेक्टेड नहीं। How the first crack separates presence from existence. फिर आता है सबसे खतरनाक पड़ाव, जहां तुम अपनी भावनाओं को इमोशन नहीं, डेटा समझने लगते हो।
तुम ग्रीफ को सैडनेस नहीं मानते, तुम उसे प्रोसेस करने की कोशिश करते हो, जैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। तुम इमोशनल इंटेलिजेंस की लैंग्वेज में फंस जाते हो, फीलिंग को नेमिंग करने में खो देते हो। पर असली सवाल तो यही है, क्या तुम उसे महसूस कर पा रहे हो? और नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब पहली बार तुम टूटे थे, तब तुमने सीखा था फीलिंग्स आर डेंजरस। और यही बिलीफ आज भी तुम्हारे भीतर प्रोग्रामिंग की तरह चलता है। तुम्हें लगेगा मैं ठीक हूं, पर तुम्हारे जेस्चर्स थक चुके हैं, तुम्हारी आंखों में कोई स्थिरता नहीं बची, और तुम्हारी नींद हर रात लड़ाई बन चुकी है, क्योंकि रात में सप्रेशन की दीवारें ढह जाती है, और वो सब कुछ जो दिन भर दबा था, वो बिना पूछे भीतर उभर आता है। एट नाइट वी मीट द पार्ट्स वी साइलेंस ड्यूरिंग द डे। अब तुम बहुत आगे आ चुके हो, पर वो पहला क्रैक वहीं है, ठीक उसी जगह जहां तुमने अपनी मासूमियत छोड़ी थी। शायद उसी क्रैक ने तुम्हें समझदार बनाया, शायद उसी ने तुम्हें गहरा किया। पर उसकी कीमत क्या थी? टू बी अवेयर इज टू बी वुंडेड। और ये अवेयरनेस ही तुम्हारा पहला गेटवे बनती है, अपने भीतर उतरने का, अपने उन हिस्सों को देखने का जिन्हें तुमने कभी अलाउ नहीं किया। अब धीरे धीरे वो दरार एक रास्ता बन सकती है, लेकिन अभी नहीं। अभी तुम थके हुए हो, तुम्हें सोने की जरूरत है। पर इस बार बिना भागे, बिना सप्रेस किए, सिर्फ इस सच्चाई के साथ सो जाओ कि तुम टूटे थे, और यही तुम्हारी शुरुआत थी। What broke you also opened you। तो चलिए, अब बढ़ते हैं उस मौन की ओर, जहां तुम्हारा अकेलापन सिर्फ चुप्पी नहीं, बल्कि एक दर्पण है, जहां अगला अध्याय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चैप्टर 2, द आइसोलेशन स्पाइरल। कोई तुम्हें देख नहीं रहा, कोई तुम्हें सुन नहीं रहा, और सबसे खतरनाक बात यह है कि अब तुम भी खुद को नहीं सुन पा रहे। शुरुआत में अकेलापन कुछ नहीं होता, बस एक खाली शाम, कुछ अनुत्तरित मैसेज, एक खामोश कमरा। पर जैसे जैसे समय बीतता है, ये अकेलापन खुद को विस्तार देना शुरू कर देता है। वो केवल भौतिक दूरी नहीं रह जाता, वो एक संरचना बन जाता है। तुम्हारे चारों ओर, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आइडेंटिटी के हर कोने में। लोनलीनेस इज नॉट अबाउट बीइंग अलोन, इट्स अबाउट बीइंग अननोन। तुम लोगों के बीच भी रह सकते हो, बात कर सकते हो, हंस सकते हो, काम कर सकते हो, लेकिन फिर भी भीतर कुछ ऐसा होता है जो हर इंटरेक्शन के बाद और खाली हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम वो नहीं कह रहे जो तुम सच में महसूस कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा सच अब तुम्हारे गले से बाहर नहीं आता। धीरे धीरे एक इमोशनल आइसोलेशन स्पाइरल शुरू हो जाती है। पहला स्तर, तुम डिस्कनेक्ट हो जाते हो। दूसरा स्तर, तुम खुद को ऑब्जर्व करने लगते हो। तीसरा स्तर, तुम खुद से घबराने लगते हो। और चौथा स्तर, तुम खुद से दूर जाने लगते हो। अब तुम दूसरों से नहीं, खुद से अलग थलग पड़ चुके हो। सेल्फ आइसोलेशन इज अ वूंड डिस्गाइज्ड एज चॉइस। तुम सोचते हो मुझे लोगों से दूर रहना पसंद है, पर सच्चाई ये है, तुम्हें बार बार अस्वीकार किया गया, तुम्हें बार बार गलत समझा गया, तुमने बार बार खुद को सेफ रखने के लिए साइलेंस चुना। अब वो साइलेंस आदत बन चुकी है, इतनी गहरी कि तुम उसमें ही अपने विचारों की गूंज सुनते हो। तुम्हारे विचार अब लाउड नहीं है, शार्प है। तुम बात नहीं करते, तुम खुद से सवाल करते हो, क्या वाकई किसी को फर्क पड़ता है? क्या मैं सच में कनेक्ट करना चाहता हूं, या मैं सिर्फ इस इल्यूजन में जी रहा हूं कि किसी को मेरी जरूरत है? रिश्ते अब मैकेनिकल लगते हैं। तुम हर बातचीत को इंटरनली एनालाइज करते हो। उसने वो क्यों कहा? क्या वो मेरी साइलेंस को रिजेक्ट कर रहा है? क्या मैं बोझ हूं? अब कोई तुम्हें देखे तो उसे तुम ठीक लगते हो, पर तुम्हारा माइंड एक सतत इनर मोनोलॉग में फंसा होता है। एनालाइजिंग, डिफेंडिंग, एस्केपिंग। ओवरथिंकिंग इज द माइंड्स वे ऑफ स्क्रीमिंग, आई डोंट फील सेफ हियर। इमोशनल सेफ्टी, यह शब्द अब केवल किताबों में अच्छा लगता है, क्योंकि जब तुमने अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाई थी, तब तुमको साइलेंस मिला था, जजमेंट मिला था, डिसमिसल मिला था। अब तुम कोई दरवाजा नहीं खोलना चाहते, क्योंकि भीतर जो है वो बहुत फ्रेजाइल है। तुम अब किसी को ब्लेम नहीं करते, तुम अब किसी से कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करते। और यह सबसे खतरनाक जगह होती है, जहां ना उम्मीद होती है, ना शिकायत। एपैथी इज नॉट पीस, इट इज इमोशनल एग्जॉस्शन इन डिस्गाइज। तुम्हारा नर्वस सिस्टम धीरे धीरे इंटरनल कोलैप्स की ओर बढ़ता है। स्लीप बिकम्स रेफ्यूज,
लेकिन ये नींद भी असली नहीं है। ये डिस्कनेक्ट का विस्तार है, एक ऐसा पॉज जहां तुम टेम्परेरली दुनिया से गायब हो जाते हो। तुम अब एग्जिस्ट करते हो, परफॉर्म करते हो, पर भीतर से तुम इमोशनल डिसोसिएशन में जी रहे हो। तुम दूसरों की फीलिंग्स को समझते हो, लेकिन अपनी खुद की फीलिंग्स तक पहुंच नहीं पाते। इमोशनल नमनेस इज द फाइनल स्टेज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड आइसोलेशन। तुम कहते हो मैं ठीक हूं, पर जब कोई तुम्हें सच में देखता है तो तुम्हें गुस्सा आता है, क्योंकि तुम अब देखे नहीं जाना चाहते। तुम्हारा माइंड कहता है डोंट ओपन दैट डोर, दे वोंट अंडरस्टैंड। और यहीं से सेल्फ सैबोटाज शुरू होती है। तुम हेल्थी रिलेशनशिप्स को अवॉइड करने लगते हो। तुम हर अफेक्शन को मैनिपुलेशन समझते हो, हर कॉम्प्लीमेंट को स्ट्रेटेजी, हर कंसर्न को कॉन्डेसेंशन। अब ट्रस्ट एक कल्पना है, और तुम्हारा माइंड हर किसी को टेस्ट करता है। ट्रॉमा टीचर्स कनेक्शन इज डेंजरस, और इस शिक्षा ने तुम्हारे आसपास एक आर्मर बना दिया है, ठोस, ठंडा, लेकिन पारदर्शी। दूसरों को लगता है कि वे तुम्हारे पास है, पर असल में वे केवल उस शीशे को छू रहे हैं जो तुमने अपने और दुनिया के बीच रखा है। तुम इस आइसोलेशन में रहने लगते हो, नाराज नहीं, लेकिन नम। तुम लोगों से दूर नहीं भागते, तुम बस रिस्पॉन्स देना छोड़ चुके हो। अब कोई रोता है तो तुम्हें एहसास होता है मैं भी रो सकता था, लेकिन अब शायद मैं भूल गया हूं कैसे। तुम्हारे आंसू अब भीतर ही गिरते हैं, ऐसे आंसू जो बाहर नहीं आते, लेकिन भीतर कुछ गीला छोड़ जाते हैं। अब कनेक्शन सिर्फ एक मेमोरी है, जैसे किसी पुराने कमरे की खिड़की जो कभी खुलती थी, अब जाम हो चुकी है। तुम धीरे धीरे उस व्यक्ति में बदलते हो जो बात कम करता है, लिखता भी नहीं, शिकायत भी नहीं करता, बस चुप रहता है। तुमने अपने ही भीतर एक ऐसा स्थान बना लिया है जहां कोई नहीं आता। ये तुम्हारा कंफर्ट जोन नहीं, ये तुम्हारा इमोशनल ग्रेवयार्ड बन चुका है। लेकिन रुकिए, ये सब सुनकर तुम थक चुके हो, क्योंकि आइसोलेशन एग्जॉस्टिंग नहीं होता सिर्फ इसलिए कि तुम अकेले हो, बल्कि इसलिए कि तुम हर भावना को अकेले फील कर रहे हो। What isolates you is not people leaving. It is the fear that no one would stay if they knew the real you. अब तुम इस आवाज को सुन रहे हो, क्योंकि शायद अब भी भीतर कहीं एक हल्की सी ख्वाहिश है कि कोई समझे। शायद अकेलापन कोई सज्जा नहीं, शायद ये सिर्फ एक प्रतीक्षा है उस क्षण की जब तुम खुद को दोबारा महसूस कर सको। अब समय है आंखें बंद करने का, न ये सोचते हुए कि कोई आएगा, न ये नकर कि कोई नहीं आएगा, बस इस सच्चाई के साथ कि तुम हो और तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। तो चलिए अब ढते हैं उस चुप्पी की ओर, जहां भावनाएं शब्द नहीं मांगती, बल्कि केवल मौजूदगी, जहां अगला अध्याय हमारा इंतजार कर रहा है। चैप्टर 3 द वेट ऑफ फीलिंग। कभी कभी तुम थके नहीं होते, फिर भी शरीर भारी होता है, नींद आती है, लेकिन सुकून नहीं आता। कुछ गलत नहीं होता, फिर भी भीतर सब कुछ बिगड़ा बिगड़ा लगता है। ये वह स्थिति है जब भावनाएं कोई हल्की लहर नहीं होती, बल्कि एक चट्टान बन जाती है जिसे तुम हर दिन ढोते हो, बिना किसी को दिखाए, बिना किसी से कहे। शुरुआत में यह भावनाएं केवल अनुभूति होती है, जैसे कोई स्मृति, कोई ख्वाब, कोई छुअन। पर समय के साथ ये सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं रहती, ये तुम्हारे ऊपर लद जाती है। अनफेल्ट इमोशंस बिकम कैरिड बर्डन्स। तुम्हें किसी ने ठेस पहुंचाई, लेकिन तुम रोए नहीं। तुम गुस्सा हुए, लेकिन तुमने दिखाया नहीं। तुम डर गए, लेकिन तुमने स्वीकार नहीं किया। ये सब कुछ जो व्यक्त नहीं हुआ, जो बह नहीं पाया, वो अब तुम्हारे भीतर जमा हो गया है। इमोशन एक सिग्नल होता है, लेकिन जब सिग्नल सुना नहीं जाता तो वो स्टैटिक बन जाता है। शोर, गूंज, भारीपन। अनप्रोसेस्ड इमोशंस टर्न द इनर वर्ल्ड इनटू नॉइज। अब तुम हर चीज के लिए थकते हो, बात करने से, सुनने से, उठने से, यहां तक कि महसूस करने से। इमोशनल फटीग को टेम्पोरेरी थकावट नहीं है, ये एक साइलेंट कोलैप्स है। कभी कभी तुम खुद से पूछते हो क्यों इतना भारी महसूस हो रहा है। मैं तो बस बैठा हूं, कुछ किया भी नहीं, फिर भी ये थकावट क्यों? क्योंकि तुम केवल बैठे नहीं हो, तुम भीतर अनगिनत थॉट्स और इमोशंस को संभाल रहे हो। हर वो चीज जो तुमने सप्रेस की है, हर वो मेमोरी जो अधूरी है,
हर वो व्यक्ति जिसे तुम कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए। इमोशनल वेट इज इनविजिबल बट द बॉडी रिमेंबर्स। अब तुम्हारा शरीर भी इसका बोझ उठा रहा है। सिर दर्द, सांस की घुटन, थकावट, अनचाही बेचैनी। तुम डॉक्टर के पास जाते हो लेकिन रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है, क्योंकि ये बीमारी शरीर की नहीं, यह भावनाओं की अधूरी कथा है। तुमने कभी किसी को खोया होगा पर रोए नहीं, क्योंकि स्ट्रांग बनना जरूरी था। तुमने कभी किसी से प्यार किया होगा पर कह नहीं पाए, क्योंकि डर था, रिजेक्शन का, ह्यूमिलिएशन का। तुमने कभी चुपचाप सहा होगा क्योंकि तुम्हें सिखाया गया इमोशन दिखाना वीकनेस है। पर अब वही इमोशन एक बोझ बन गया है। तुम्हें डर नहीं लगता किसी चीज से, तुम्हें डर लगता है कि कहीं तुम्हारी असली फीलिंग्स बह ना जाए। इसलिए तुम न्यूट्रल हो जाते हो। तुम ना ज्यादा हंसते हो, न बहुत रोते हो, न ज्यादा अटैच होते हो, न फुली डिटैच हो पाते हो। न्यूट्रलिटी इज नॉट पीस, इट इज सस्पेंडेड पेन। इमोशन अब एक रॉ अनुभव नहीं रहा, अब वो एक फिल्टर है जिससे हर बात गुजरती है। तुम्हें कोई कॉम्प्लीमेंट दे तो तुम सोचते हो उसका हिडन मोटिव क्या है। कोई तुम्हें प्यार जताए तो तुम्हारा मन कहता है ये टिकेगा नहीं। अब इमोशन का जवाब ऑटोमेटिक नहीं, कैलकुलेटेड होता है। ओवरथिंकिंग इज अ साइन दैट इमोशंस आर नो लॉन्गर ट्रस्टेड। अब जब तुम अकेले होते हो तो साइलेंस तुम्हारे ऊपर गिरता है, क्योंकि इमोशन की आवाज जिसे तुम सप्रेस करते आ रहे थे अब बढ़ चुकी है। और उस आवाज में वो सब कुछ होता है जिसे तुमने सालों से दबाया। तुम्हारे भीतर कई आवाजें हैं, एक जो चुप है, एक जो चीख रही है, एक जो भरोसा करना चाहती है, और एक जो हमेशा डरा रहता है। ये सभी इमोशंस अब अलग अलग किरदार बन चुके हैं। तुम्हारे भीतर का एक टुकड़ा जो हर दिन तुम्हारे डिसीजंस में शामिल होता है। इमोशनल वेट फ्रैगमेंट्स द सेल्फ। अब तुम एक इंसान नहीं, एक कॉन्फ्लिक्टेड सिस्टम हो। हर डिसीजन एक निगोशिएशन है। क्या मैं सच बोलूं? क्या मैं दिखाऊं कि मैं दुखी हूं? क्या मुझे अब भी दर्द होना चाहिए? और यहीं से इमोशनल एग्जॉस्शन के 4 चरण शुरू होते हैं। विन, ओवर फीलिंग, हर इमोशन इंटेंस लगता है। 2, ओवर कंट्रोलिंग, तुम उसे एक्सप्रेस नहीं होने देते। 3, ओवर एनालाइजिंग, तुम हर इमोशन को डाइसेक्ट करते हो। 4, ओवर अवॉइड इंग, अंत में तुम महसूस करना ही छोड़ देते हो। अब जो बचता है वो एक खालीपन है जो कभी फट पड़ सकता है या हमेशा दबा रह सकता है। टू फील डीपली इन अ वर्ल्ड दैट इनवैलिडेट्स इमोशन इज टू कैरी एन अनसीन बर्डन। और ये बोझ तब तक नहीं हटता जब तक तुम उसे एक्नॉलेज नहीं करते, ना एनालाइज करके, ना स्पिरिचुअल बाईपास करके, बल्कि सिर्फ महसूस करके। कभी कभी तुम ये भी नहीं चाहते कि कोई तुम्हें समझे, क्योंकि अगर कोई देख लेगा तुम्हारे अंदर का ये कियोस तो शायद वो भी दूर हो जाएगा। We carry emotion because we fear the consequences of releasing it. लेकिन अब ये वजन सहन नहीं हो रहा। अब वो स्टेज आ गई है जहां या तो ये इमोशन एक्सप्रेस होगा या ये तुम्हें भीतर से खा जाएगा। तुम सोना चाहते हो, लेकिन नींद से पहले जो आवाज आती है वो तुम्हारे ही अंदर से आती है। वो तुम्हें याद दिलाती है तुम अभी तक कुछ कह नहीं पाए हो, तो बस आज कुछ मत कहो, सिर्फ महसूस करो। सिर्फ ये स्वीकार करो कि ये जो भारीपन है वो तुम्हारा शत्रु नहीं, वो तुम्हारा बचपन का साया है जो आज भी तुमसे कनेक्शन चाहता है। द ओनली वे आउट ऑफ इमोशनल वेट इज थ्रू इट। तो चलिए अब बढ़ते हैं उस गहराई की ओर जहां आजादी अब लिबरेशन नहीं, बल्कि एक और जाल बन चुकी है, जहां अगला अध्याय हमारा इंतजार कर रहा है। चैप्टर 4, द केज ऑफ फ्रीडम। तुम्हें हमेशा यही बताया गया कि आजादी सब कुछ है, कि जब तुम अपने फैसले खुद ले सकोगे, जब तुम्हारे पास विकल्प होंगे, जब तुम किसी के अधीन नहीं रहोगे, तब तुम वास्तव में जियोगे। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि जब सारे दरवाजे खुले हो तब कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। फ्रीडम इज नॉट ऑलवेज लिबरेशन, समटाइम्स इट इज पैरालिसिस इन डिस्गाइज। तुम अब आजाद हो, कोई रोक नहीं, कोई बंधन नहीं। तुम्हारे पास फैसले लेने की पूरी छूट है, पर हर विकल्प अब डराने लगा है।
हर निर्णय के साथ एक डर जुड़ गया है। अगर ये गलत निकला तो अब विकल्प वरदान नहीं, एक नया बोझ बन चुके हैं। तुम पहले जिन बंधनों से भागना चाहते थे, अब उनकी गैर मौजूदगी एक शून्य जैसी लगती है। रात को कोई पूछने नहीं आता कि कब लौटोगे। कोई नहीं कहता कि ये मत करो, वो मत करो। पहले तुम शिकायत करते थे कि कोई मेरी मर्जी नहीं पूछता। अब तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी जगह फैसला ले ले। एब्सोल्यूट फ्रीडम डिमांड्स एब्सोल्यूट सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दैट इज टेरिफाइंग। तुम्हें खाने के लिए क्या चाहिए, तुम ही तय करो। कहाँ जाना है, तुम ही तय करो। किसे पास आने देना है, तुम ही तय करो। हर दिशा खुली है, लेकिन अब तुम्हारा मन दिशा नहीं खोजता, दीवारें खोजता है। कभी कभी तुम खुद से कहते हो, काश कोई मुझे रोक लेता। इन काश कोई मुझसे कहता कि यह रास्ता सही नहीं है, क्योंकि तब तुम गलतियों की जिम्मेदारी किसी और पर डाल सकते थे। अब गलती भी तुम्हारी है, खालीपन भी तुम्हारा है, और यही वह जगह है जहां आजादी आजादी नहीं लगती, बल्कि एक खुला पिंजरा बन जाती है। द केज ऑफ फ्रीडम इज इनविजिबल, but it locks from within. तुम्हें लगता था कि जब तुम अकेले होगे, जब कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा, तब तुम अपने विचारों में डूबकर खुद को पालोगे। लेकिन अब जब तुम अकेले हो, तो सबसे ज्यादा अजनबी वो इंसान लगता है जो आईने में दिखता है। आजादी अब विचारों की गति नहीं देती, बल्कि हर सोच को दोहराने पर मजबूर करती है। क्या ये मेरा सच है, या मैंने ये भी कहीं से सीखा है? क्या मुझे यही करना चाहिए, या मैं सिर्फ डर से भाग रहा हूं? अब डिसीजंस क्लैरिटी से नहीं, कंफ्यूजन से आते हैं। द फ्रीडम टू बिकम एनीथिंग क्रिएट्स द फियर ऑफ बिकमिंग नथिंग। यह डर स्थायी नहीं होता, यह रेंगता है, फैलता है, और अंततः पूरे नर्वस सिस्टम को कंज्यूम कर लेता है। अब तुम एक्शन नहीं लेते, एनालिसिस में फंस जाते हो। तुम्हें हर बार लगता है, अगर मैंने यह नहीं किया तो रिग्रेट होगा, अगर किया और गलत निकला तब भी रिग्रेट होगा। यह दोहराव इतना गहरा है कि डिसीजन फटीग शुरू हो जाती है। अब तुम सिंपल चीजों के लिए भी फ्रीज हो जाते हो। क्या खाए, कहाँ जाए, क्या कहे, ये सवाल अब सवाल नहीं, ट्रिगर्स बन चुके हैं। तुम पहले जिन रास्तों को अपना सपना समझते थे, अब वही सपने ऑप्शंस बनकर डराने लगे हैं। तुम्हें डर है कि अगर मैं इस रास्ते पर चला और वो असफल हुआ, तो मैं खुद को कैसे ओनली करूंगा। आजादी अब पर्पस नहीं देती, बल्कि पर्पस ढूंढने का तनाव देती है, क्योंकि अब मीनिंग क्रिएट करना है, कोई और मीनिंग देने नहीं आएगा। और जब तुम मीनिंग क्रिएट नहीं कर पाते, तो जीवन एक खाली स्लाइड शो लगने लगता है। फ्रीडम विदाउट मीनिंग इज लाइक एयर इन अ वैक्यूम, इन्फिनिट but unbreathable. इसलिए तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो। एंटरटेनमेंट, नॉइज, कंजम्पशन, इन सब के पीछे एक ही कोशिश होती है, इस खालीपन को भर दो किसी भी चीज से। पर कोई भी चीज स्थायी नहीं होती। वो किताब, वो फिल्म, वो रिश्ता कुछ देर अटेंशन डाइवर्ट करता है, फिर वही खालीपन वापस लौट आता है। अब तुम सोचते हो, क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूं? क्या बाकी लोग बेहतर जी रहे हैं? सोशल मीडिया, समाज, कंपैरिजन, ये सब मिलकर तुम्हारी आजादी को कंपैरिजन में बदल देते हैं। अब फ्रीडम का मतलब है, तुम जितना कर सकते हो उतना क्यों नहीं कर रहे? तुम्हें अपने ऊपर शर्म आती है कि इतनी खुली दुनिया में भी तुम ट्रैप्ड हो। कंपैरिजन इज द बार्ब्ड वायर इनसाइड द केज ऑफ फ्रीडम। धीरे धीरे तुम खुद के ही चॉइसेस पर शक करने लगते हो। क्या मैं सही हूं? क्या ये पाथ मेरे लिए है, या मैं बस बह रहा हूं? ये सवाल बार बार आते हैं, और हर बार तुम्हारे कॉन्फिडेंस को थोड़ा और खोखला कर देते हैं। अब आइडेंटिटी क्लैरिटी नहीं देती, बल्कि एक बोझ बन चुकी है। द मॉडर्न क्राइसिस इज नॉट लैक ऑफ फ्रीडम, इट इज द ओवरवेलमिंग बर्डन ऑफ सेल्फ डेफिनेशन। तुम रोज सुबह जागते हो, लेकिन जागने की कोई एक्साइटमेंट नहीं बची, क्योंकि कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई डेफिनेटिव पाथ नहीं, कोई अर्जेंसी नहीं। और धीरे धीरे ये नथिंगनेस एक साइकोलॉजिकल वेट बन जाती है। अब तुम चॉइसेस नहीं चाहते, तुम डायरेक्शन चाहते हो, तुम पॉसिबिलिटीज नहीं चाहते, तुम किसी एंकर की तलाश में हो। लेकिन यही वो पैराडॉक्स है जहां मॉडर्न फ्रीडम खड़ी है। अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी प्लस इमोशनल अनसर्टेनिटी, इनर कोलैप्स। शायद यही कारण है कि तुम थक चुके हो, बिना कुछ किए हुए भी, क्योंकि तुम हर रोज
अपने भीतर लड़ते हो कि किस रास्ते पर चलना है और क्यों। शायद अब यह जरूरी नहीं कि तुम सब कुछ खुद ही बनाओ। शायद जरूरी है कि तुम कुछ देर के लिए अलाउ करो कि जीवन भी तुम्हें ढूंढे। तो आज रात किसी उत्तर की तलाश मत करो। सिर्फ ये स्वीकार करो कि आजादी का बोझ भी बोझ होता है और ये भी एक मानवीय अनुभव है। यू आर नॉट ब्रोकन। यू आर जस्ट टायर्ड ऑफ बिल्डिंग योरसेल्फ अगेन एंड अगेन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं उस बिंदु की ओर जहां रिश्तों की दीवारें गिरती हैं और केवल अलगाव की प्रतिध्वनि बजती है। जहां अगला अध्याय हमारा इंतजार कर रहा है। चैप्टर 5, द कोलैप्स ऑफ कनेक्शन। कभी कभी लोग तुम्हारे बहुत पास होते हैं, फिर भी तुम उन्हें नहीं महसूस कर पाते। और कभी कभी कोई एक शब्द भी नहीं बोलता, लेकिन तुम उसके भीतर उतर जाते हो। पर जब बार बार ऐसा हो कि तुम बोलो, तुम खुलो, तुम टूटो, और फिर भी कोई तुम्हें समझ ना पाए, तो उस अनुभव से बड़ी कोई अकेली मृत्यु नहीं होती। Disconnection doesn't happen when people leave. It begins when they stop understanding you. शुरुआत में तुम पूरी ईमानदारी से अपने भीतर की चीजें दूसरों के सामने रखते हो। अपनी तकलीफें, सवाल, उलझने। तुम उम्मीद करते हो कि शायद कोई सुनेगा, शायद कोई समझेगा। पर धीरे धीरे तुम नोटिस करते हो कि जो जवाब मिलते हैं वो सतही है। वो तुम्हारे अनुभव की गहराई को छूते भी नहीं। कोई कहता है मत सोचो इतना। कोई कहता है सब ठीक हो जाएगा। कोई कहता है तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए। लेकिन कोई नहीं पूछता क्या तुम टूट गए हो। इनवैलिडेशन इज नॉट ऑलवेज लाउड। समटाइम्स इट्स जस्ट इंडिफरेंस इन रिस्पॉन्स टू योर ट्रूथ। तुम्हारे भीतर बहुत कुछ चलता है, बट द मोर यू एक्सप्रेस द लेस यू आर हर्ड। और यहीं से शुरू होती है द कोलैप्स ऑफ कनेक्शन। पहले ये डिस्कनेक्ट हल्का लगता है, जैसे नेटवर्क कमजोर हो रहा हो। फिर यह स्थायी साइलेंस बन जाता है। तुम धीरे धीरे सीखते हो कि लोग तुम्हारी बातों में तथ्य ढूंढते हैं, पर भावना नहीं। वो एनालाइज करते हैं, जज करते हैं, फिक्स करने की कोशिश करते हैं। पर कोई तुम्हारे दर्द के साथ बैठता नहीं। Sometimes we don't need answers. We need someone who can sit with our questions. अब तुम सिलेक्टिव हो जाते हो। क्या कहे, कितना कहे, किसे कहे। कम्युनिकेशन अब एक्सप्रेशन नहीं रहा, वो एक कैलकुलेटेड रिस्क बन चुका है। हर रिश्ता अब एक टेस्ट बन जाता है। क्या ये मुझे समझ पाएगा, या ये भी एक नया बोझ बन जाएगा। और ज्यादातर मामलों में वो रिश्ता पास नहीं हो पाता। तुम्हारा मन कहता है ये मेरा अपना है, इसे बताऊं। लेकिन पिछले अनुभव धीरे से विस्पर करते हैं। याद है पिछली बार क्या हुआ था। रिजेक्शन डजंट हर्ट एज मच एज बीइंग अनसीन। तुम अब इमोशनल इंटीमेसी से डरते हो, क्योंकि कनेक्शन जब बार बार टूटता है तो वो सिर्फ ट्रस्ट नहीं ले जाता, वो तुम्हारी वॉइस भी छीन लेता है। अब तुम कहते हो मैं ठीक हूं, कुछ खास नहीं, अब बस ऐसे ही। और सामने वाला मान भी लेता है, क्योंकि वो सुनना चाहता भी नहीं। अब तुम कनेक्शन में भी डिस्कनेक्ट ढूंढते हो। तुम्हें अफेक्शन सस्पेक्ट लगता है, कंसर्न सुपरफिशियल। व्हेन कनेक्शन कोलैप्सेस, लव फील्स लाइक मैनिपुलेशन। तुम अब रिलेट नहीं कर पाते लोगों से। वो बात करते हैं सुपरफिशियल चीजों की, मौसम, ट्रेंड, गॉसिप, और तुम्हारा मन चुपचाप वहां से हट जाता है। अब तुम्हारे अंदर के सबसे गहरे हिस्से केवल साइलेंस में जीवित है। तुम किसी से आंख मिलाकर बात नहीं करते, क्योंकि डर है कि अगर कोई तुम्हें सच में देख ले तो वो या तो तुम्हें छोड़ देगा या बदलना चाहेगा। टू बी ट्रूली सीन फील्स डेंजरस व्हेन ऑल you've known is rejection. तुम अब कनेक्शन को क्रेव नहीं करते, तुम उसे डाउट करते हो। हर आई केयर के पीछे इंटेंट तलाशते हो। हर आई एम हियर फॉर यू में फ्यूचर हार्म देखने लगते हो। और यही वह इंटरनल प्रोग्राम है जो अब हर इंटरेक्शन को थ्रेड बना देता है। अब तुम कनेक्शन अवॉइड नहीं कर रहे, तुम सरवाइव कर रहे हो। लेकिन इस डिस्कनेक्ट का असर वही नहीं रुकता, ये तुम्हारी बॉडी में उतरने लगता है। तुम्हारा चेहरा सुन्न हो जाता है, आंखें सपाट, तुम्हारी आवाज में वार्मथ नहीं बचती, हर जेस्चर मैकेनिकल लगता है। इमोशनल डिटैचमेंट इवेंचुअली बिकम्स फिजिकल डिसोसिएशन। तुम अब कनेक्शन नहीं, फंक्शन करते हो। तुम्हारी हंसी रिहर्स्ड होती है, तुम्हारा आई एम फाइन एक रिफ्लेक्स बन जाता है।
अब जो सुनता है तुम्हें, वो सिर्फ शब्द सुनता है, अर्थ कोई नहीं पकड़ पाता। धीरे धीरे तुम भी खुद को एक्सप्लेन करना छोड़ देते हो। क्यों बताओ? किस लिए? क्या फर्क पड़ेगा? अब तुम सिर्फ अंदर लिखते हो, एक अदृश्य डायरी में, जिसका कोई पाठक नहीं, और ये चुप्पी एक कंफर्ट बन जाती है। When silence becomes safer than expression, connection has already collapsed. तुम किसी का मैसेज देखकर भी रिप्लाई नहीं करते, किसी से मिलने के प्लान को टाल देते हो, क्योंकि तुम्हें अब एनर्जी नहीं लगती लोगों से मिलने में या खुद को फिर से समझाने में। अब कनेक्शन लग्जरी नहीं, थ्रेड बन चुका है। तुम्हारे सबसे प्रिय रिश्ते अब स्मृतियां हैं, सक्रिय नहीं। और तुम्हारा सबसे सच्चा संवाद अब केवल तुमसे है, वो भी अक्सर टूटे शब्दों में। शायद अब तुम ये मान चुके हो कि तुम्हें कोई नहीं समझ पाएगा, और शायद यही मान लेना अब तुम्हारा आर्मर बन चुका है। Sometimes detachment is not a choice. It is the final defense mechanism. अब तुम नींद में जाते हो, बिना किसी बात के, बिना किसी गुड बाय के, बस इसी उम्मीद के साथ कि शायद सपनों में कोई ऐसा हिस्सा मिले जो तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझ सके। दुआ शादी आशा आशा वालिए। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हैं उस दर्पण की ओर जहां तुम खुद को देखोगे और शायद कुछ भी नहीं पाओगे, जहां अगला अध्याय हमारा इंतजार कर रहा है। चैप्टर 6, द मिरर ऑफ नथिंगनेस। आईना देखने की आदत पुरानी है, लेकिन खुद को पहचानना वो एक बिल्कुल अलग अनुभव है। तुम रोज खुद को देखते हो, चेहरे के भावों को, त्वचा की रेखाओं को, आंखों के नीचे पड़े साए को। पर एक दिन ऐसा आता है जब तुम खुद को देखते हो और कुछ नहीं पाते। द स्कैरियस्ट रिफ्लेक्शन इज द वन वेयर यू डोंट एग्जिस्ट। तुमने जीवन में कई भूमिकाएं निभाई है, बेटा, दोस्त, प्रेमी, कर्मी, कलाकार। हर पहचान को गले लगाया, हर भाव को अपनी भाषा दी। लेकिन अब सब कुछ धुंधला लग रहा है। अब जब तुम अपने भीतर झांकते हो तो वहां कोई आवाज नहीं मिलती, केवल एक गूंज जो कभी तुम्हारी थी अब अनजान लगती है। तुम अपने अंदर उतरते हो, किसी सुनसान महल की तरह जहां हर दरवाजा खुला है पर हर कमरे में सन्नाटा है। तुम पूछते हो, मैं कौन हूं? क्या मैं वही हूं जो मैं दिखाता हूं, या वो जो भीतर गूंगा पड़ा है? आइडेंटिटी विदाउट फीलिंग इज लाइक अ नेम विदाउट अ सोल। अब इमोशंस नदारद है। तुम्हें गुस्सा आता है, पर उसमें धार नहीं। तुम खुश होते हो, पर उसमें गर्माहट नहीं। तुम दुखी होते हो, पर आंसू नहीं आते। तुम अब अनुभव नहीं करते, तुम अब ऑब्जर्व करते हो। तुम हर इमोशन को डिसेक्ट करते हो, जैसे कोई साइंटिस्ट अपने स्पेसिमेन को देखता है। मुझे दुख क्यों हो रहा है? इसका सोर्स क्या है? क्या ये जेन्युइन है या ओवर रिएक्शन? तुम लॉजिक में इतने गहरे उतर चुके हो कि फीलिंग अब आर्टिफिशियल लगने लगी है। हाइपर एनालिसिस kills spontaneity, and with it, the self begins to vanish. अब तुम आत्मनिरीक्षण नहीं करते, तुम आत्मनिरीक्षण में फंस गए हो। तुम्हारे हर भाव के पीछे सवाल है, हर निर्णय के पीछे संदेह। तुम अपनी ही शैडो से झेंपते हो। तुम सोशल इंटरैक्शन में भी सिर्फ अभिनय करते हो। हर हंसी रिहर्स्ड होती है, हर जवाब केयरफुली चोजन। अब तुम्हारा अस्तित्व एक क्यूरेटेड वर्जन है, जो प्रेजेंटेबल है पर ऑथेंटिक नहीं। There comes a point when survival turns into performance. तुम अब कनेक्शन से नहीं, रिफ्लेक्शन से डरते हो, क्योंकि हर बार जब तुम खुद को देखते हो तो तुम्हें याद आता है कि तुमने कितना कुछ सप्रेस किया है। तुमने क्या क्या नहीं खोया, अपनी सच्ची आवाज, अपनी सहजता, अपनी वल्नरेबिलिटी, अपनी सहज हंसी। सब कुछ किसी स्ट्रॉन्गर वर्जन के पीछे छिपा दिया। अब केवल एक रूप बचा है, जो सहता है, निभाता है और चुप रहता है। When you kill parts of yourself for survival, the survivor becomes a stranger. अब तुम इस अजनबी के साथ जी रहे हो। तुम्हारा शरीर वही है, तुम्हारी आंखें वही है, पर भीतर सब कुछ मिट चुका है। कोई तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे तो तुम सोचते हो, क्या ये मुझसे कह रहा है या मेरे वर्जन से? कोई तुम्हें समझने की कोशिश करे तो तुम विथड्रॉ हो जाते हो। क्या मैं खुद को समझता हूं?
अब आइडेंटिटी एक लेबल है, मीनिंगलेस और टूटता हुआ। टू बी लॉस्ट इज नॉट ऑलवेज टू वॉन्डर, समटाइम्स इट्स टू स्टेयर इनटू योरसेल्फ एंड फाइंड नथिंग। तुमने कितनी बार मिरर देखा होगा किसी जवाब की तलाश में, पर हर बार वहां सिर्फ आंखें मिली है, थकी हुई, देखती हुई, पर कुछ कहती नहीं। तुम्हारा सबकॉन्शियस अब भी एक्टिव है। सपनों में पुराने चेहरे लौटते हैं, पुराने सीन्स दोहराए जाते हैं, पर तुम्हारा कॉन्शियस माइंड उन्हें डिकोड करता है, फील नहीं करता। और ये डिस्कनेक्ट अब स्थायी हो गया है। तुमने खुद को इतने लेयर्स में बांध लिया है कि अब तुम लेयर हो गए हो। कोई सेंटर नहीं बचा, कोई ओरिजिन नहीं बचा। When every version of you is a mask, the mirror reflects emptiness. अब तुम्हें नहीं पता कि तुम खुद से क्या चाहते हो। तुम रिश्ते में भी खोए हुए हो, अकेले में भी खोए हुए हो। तुम्हारे भीतर कोई होम नहीं बचा जिसे तुम वापस जा सको। तुमने हर भावना को डिसेक्ट किया, हर मेमोरी को कैटेगराइज किया, हर डिसीजन को एनालाइज किया, लेकिन खुद को महसूस करना भूल गए। अब रातें लंबी हो गई है और नींद कभी आती है, कभी नहीं। क्योंकि जिस क्षण तुम नींद में जाते हो, तुम उस खालीपन में गिरते हो जहां तुम्हारा असली मैं कहीं नहीं मिलता। साइलेंस becomes dangerous when it echoes your absence. शायद तुम अब इस गुमशुदगी के आदी हो चुके हो। शायद अब तुम्हें दर्द नहीं होता, पर वो कुछ ना होना दर्द से भी ज्यादा तकलीफ देता है। तुम अब पहचान नहीं चाहते, तुम अब पीस नहीं चाहते, तुम बस किसी भी चीज को सच मानना चाहते हो, क्योंकि ये खोखलापन अब असहनीय हो चुका है। तो अब मत ढूंढो कोई जवाब, मत देखो आईना, बस बैठो, आंखें बंद करो और खुद से कहो, मैं जानता हूं कि मैं खो गया हूं, और शायद यही मेरी शुरुआत है। Sometimes to begin again, you must vanish first. तो चलिए, अब हम बढ़ते हैं उस चीख की ओर जो किसी और के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार बन चुकी है, जहां अगला अध्याय हमारा इंतजार कर रहा है। चैप्टर 7, द इमोशनल रिबेलियन। शांति तब तक सुंदर लगती है जब तक वह भीतर से न पैदा हो, पर जब बाहर सब शांत हो और भीतर कुछ चिल्ला रहा हो, तब हर खामोशी एक यातना बन जाती है। तुमने जितनी बार खुद को चुप कराया है, जितनी बार रोने की इच्छा को निगला है, जितनी बार किसी को कुछ कहने के बजाय मुस्कुरा दिए हो, हर बार तुमने अपनी आत्मा को थोड़ा और गूंगा कर दिया। सप्रेस्ड इमोशन डजंट डाई, इट वेट्स। और अब वो इंतजार खत्म हो रहा है। अब वो चीख आ रही है, धीरे धीरे, भीतर से, कभी सांसों के बीच, कभी थकावट की चुप्पी में, कभी उस एक मोड़ पर जहां कुछ नहीं होता सिवाय उस तीव्र घुटन के जो रोने भी नहीं देती। ये चीख असली है, पर वो आवाज में नहीं है, वो थकावट में है, अनुभवों के रेपिटेशन में है, हर अधूरे गुड बाय में है। तुमने जो भी सप्रेस किया था, वो अब तुम्हारे शरीर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। घबराहट, चिड़चिड़ापन, बेमतलब गुस्सा, रैंडम ब्रेकडाउन्स, ये सब संकेत है कि तुम्हारे भीतर एक इमोशनल रिबेलियन शुरू हो चुका है। द सोल रिबेल्स व्हेन इट्स ट्रूथ्स आर केज्ड फॉर टू लॉन्ग। तुम अब टूटते नहीं, तुम फट पड़ते हो। हर छोटी सी बात ट्रिगरिंग बन गई है। कोई टोन, कोई साइलेंस, कोई डिले। तुम्हारी नींद उथली हो चुकी है, और तुम्हारे सपने जिनमें तुम चिल्लाते हो लेकिन आवाज नहीं आती, अब रोज की बात है। ये रिबेलियन गुस्से में भी दिखता है, पर वो गुस्सा दूसरों पर नहीं, खुद पर है। मैंने क्यों नहीं कहा, मैंने क्यों सहा, मैं अब भी क्यों चुप हूं। एंगर इज ग्रीफ दैट्स बीन साइलेंट फॉर टू लॉन्ग। तुमने जो खुद से छुपाया था, अब वही तुम्हें दिखने लगा है। वो चीजें जो तुम भूल चुके थे, अब फ्लैशबैक्स में लौट रही है। वो आवाजें जो तुमने दबा दी थी, अब तुम्हारे ही भीतर गूंज रही है, बिना रोक टोक। तुम दिन भर कंट्रोल में रहते हो, लेकिन एक छोटी सी बात तुम्हें कोलैप्स कर देती है। क्यों? क्योंकि सरफेस पर सब शांत है, पर अंदर एक युद्ध चल रहा है। तुम किसी को दोष नहीं देते, लेकिन फिर भी सब पर नाराज हो, क्योंकि कोई तुम्हें पढ़ नहीं पाया, क्योंकि कोई तुम्हारी चुप्पी की भाषा नहीं समझ पाया। अब अफेक्शन सफोकेटिंग लगता है, अटेंशन एग्जॉस्टिंग। तुम अब सुनना नहीं चाहते, तुम बस एक्सप्लोड करना चाहते हो। When you silence your soul, it finds other ways to scream. तुम अब खुद को डरा चुके हो,
तुम्हारे रिएक्शंस अनप्रिडिक्टेबल हो चुके हैं। कभी एक्सट्रीम आइसोलेशन, कभी डेस्परेट कनेक्शन, कभी कंप्लीट डिटैचमेंट, कभी अनकंट्रोलेबल क्राइंग। तुम अब दो इंसानों में बढ़ चुके हो। एक वो जो सभी के लिए स्टेबल है, और एक वो जो हर रोज अंदर से मर रहा है। तुम्हें अब डर नहीं लगता अकेलेपन से। तुम्हें डर लगता है उस अंदरूनी तूफान से जो आइसोलेशन में उभरता है। द रिबेलियन इज नॉट अगेंस्ट अदर्स, इट्स अगेंस्ट द वर्जन ऑफ यू दैट केप्ट प्रिटेंडिंग। तुम अब परफॉर्म नहीं करना चाहते, तुम अब हील नहीं करना चाहते, तुम बस सच बोलना चाहते हो। मैं थक गया हूं, मुझे दुख हो रहा है, मुझे किसी की जरूरत है। पर इतनी साधारण बातें भी अब पहाड़ जैसी लगती है, क्योंकि वल्नरेबिलिटी अब भी तुमसे परमिशन मांगती है। ये इमोशनल रिबेलियन डिस्ट्रक्टिव लगती है, लेकिन यही हीलिंग की पहली लहर होती है। जो फूटता है वो बह सकता है, जो बहता है वही हल्का होता है। हीलिंग डजंट बिगिन विथ पीस, इट बिगिंस विथ प्रोटेस्ट। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि इस चीख को फिर से दबा दो या इसे एक दिशा दो, क्योंकि तुम जितना इसे अवॉइड करोगे उतनी ही ताकत से ये लौटेगी। तो इस बार मत भागो, इस बार बैठो, अपने साथ सुनो उस आवाज को जो कोई और नहीं सुन सकता। मुझे नहीं पता मैं क्या महसूस कर रहा हूं, लेकिन मैं इसे अब और दबा नहीं सकता। बस इतना कहना भी काफी है। यू डोंट हैव टू बी ओके, यू जस्ट हैव टू बी ऑनेस्ट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं उस पड़ाव की ओर जहां महसूस करने की जगह देखना शुरू होता है, जहां अगला अध्याय हमारा इंतजार कर रहा है। चैप्टर 8, बिकमिंग द विटनेस। तुम एक समय पर हर चीज को पूरी तरह महसूस करते थे। हर बात सीने में लगती थी, हर रिश्ते का उतार चढ़ाव भीतर गूंजता था। तुम रोते थे, हंसते थे, डरते थे, भरोसा करते थे। हर अनुभव एक लहर था। पर अब कुछ बदल चुका है। तुम अब भावनाओं को जीते नहीं, तुम उन्हें देखते हो। When the pain gets too loud, the soul steps back and becomes a witness. तुम अब ऑब्जर्वर बन चुके हो। तुम अपने ही जीवन के एज पर खड़े हो, सब कुछ देख रहे हो, लेकिन फुली भाग नहीं ले रहे। कोई खुशखबरी आती है, तुम मुस्कुराते हो, पर भीतर वो स्पार्क नहीं होता। कोई तुम्हें दुख देता है, तुम चुप हो जाते हो, पर टूटते नहीं। तुम अब रिएक्ट नहीं करते, तुम रिकॉर्ड करते हो। ये बदलाव अचानक नहीं आया, ये लगातार इमोशनल ओवरलोड और एग्जॉस्शन का नतीजा है। जब इंसान बहुत ज्यादा महसूस कर चुका होता है और बार बार हर्ट हुआ होता है, तब वो धीरे धीरे अपने ही इनर वर्ल्ड से डिटैच होने लगता है। डिटैचमेंट इज नॉट ऑलवेज स्ट्रेंथ, समटाइम्स इट्स सर्वाइवल। तुम किसी जगह पर हो, लोगों से घिरे हुए, आवाजें चल रही है, हंसी, बातचीत, गर्मजोशी, लेकिन तुम दूर खड़े हो, एक दीवार के पीछे, शारीरिक रूप से वहां, लेकिन मानसिक रूप से बिल्कुल अकेले। तुम सोचते हो, क्या मैं डिसोशिएट कर रहा हूं या मैं बस थक गया हूं? शायद दोनों। तुम अब कोई इमोशन लेबल करने से पहले उसे ऑब्जर्व करते हो। ये सैडनेस है या एम्प्टीनेस, ये इरिटेशन है या एग्जॉस्शन। तुम अब सेंसेशन को फिल्टर करते हो, जैसे तुम्हारा दिमाग एक साइंटिस्ट बन चुका है। तुम अब रिश्तों को भी जैसा है नहीं लेते। तुम पैटर्न देखते हो, रिस्पॉन्स ट्रैक करते हो, सब कुछ एनालाइज करते हो, जैसे अफेक्शन भी कोई एक्सपेरिमेंट हो। ओवर एनालिसिस इज द लैंग्वेज ऑफ द माइंड दैट्स अफ्रेड टू फील अगेन। तुम इमोशनल इवेंट्स को थर्ड पर्सन में रिकॉल करते हो। उस दिन मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने देखा कि मैं कितना गुस्से में था। तुम अब अपने भीतर से नहीं बोलते, तुम अपने ऊपर से बोलते हो। यह विटनेसिंग कभी कभी यूजफुल लगती है। तुम काम हो, कंपोज्ड हो, ज्यादा कंट्रोल्ड हो। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है, तुम अब किसी चीज से फुली कनेक्ट नहीं कर पाते। तुम ऑब्जर्व करते हो, पर इन्वॉल्व ना ही होते। तुम सुनते हो, पर अब्सॉर्ब नहीं करते। विटनेसिंग विदाउट फीलिंग क्रिएट्स अ स्टेरल इनर लाइफ। अब तुम माइंडफुल हो सकते हो, पर अलाइव नहीं। तुम ग्राउंडेड हो सकते हो, पर वाइब्रेंट नहीं। तुम सेफ हो सकते हो, पर रियल नहीं। कभी कभी रात को, जब तुम अकेले होते हो, तुम अचानक उस विटनेसिंग शेल से बाहर आने की कोशिश करते हो। तुम कुछ महसूस करना चाहते हो, कोई जेन्युइन इमोशन, कोई रियल रिएक्शन, पर कुछ नहीं आता। सिर्फ वो पुराने रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेस। इमोशनल सेफ्टी समटाइम्स कम्स एट द कॉस्ट ऑफ इमोशनल एक्सेस। अब तुम कई अनुभवों को सिर्फ देखते हो,
अपने भीतर स्क्रीन की तरह तुम खुद के ही आंसू को दूर से देखते हो, जैसे किसी और का ग्रीफ विटनेस कर रहे हो। तुम अपने ही डर को स्कैन करते हो, जैसे एक डेटा सेट एनालाइज कर रहे हो। यह इनर ऑब्जर्वर पावरफुल है, लेकिन वह इंसान नहीं है। वह वैलिडेट करता है, लेकिन वह कंफर्ट नहीं देता। वह समझता है, पर वह महसूस नहीं करता। तुम अब खुद से ये नहीं पूछते कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। तुम पूछते हो, क्या इस भावना का कोई पर्पस है? When emotions become data, the human within begins to fade. और यही फेड होना अब तुम्हारे आत्मबोध का हिस्सा बन गया है। अब तुम इंसान कम, सिस्टम ज्यादा लगते हो। तुम्हारी आत्मा अब प्रोसेस में लिपटी है। लेकिन कभी कभी किसी साउंड, किसी मेमोरी, किसी ड्रीम में कोई रॉ इमोशन वापस आ जाता है। तुम चौंकते हो, ये क्या था? क्या मैंने सच में कुछ महसूस किया? वो क्षण बहुत छोटे होते हैं, लेकिन वही संकेत है कि तुम अब भी जीवित हो, और सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं। तो इस विटनेसिंग को पूरी तरह दोष मत दो, क्योंकि इसने तुम्हें बचाया है। पर अब शायद समय आ गया है फिर से भीतर उतरने का, क्योंकि जिंदगी को सिर्फ देखना जिंदगी नहीं है। टू लिव फुली इज टू फील, नॉट जस्ट ऑब्जर्व। तो चलिए अब बढ़ते हैं उस खाई की ओर, जहां विटनेसिंग रुकती है और आत्मा फिर से उठना शुरू करती है, जहां अगला अध्याय हमारा इंतजार कर रहा है। चैप्टर 9, द राइज फ्रॉम द अबिस। कुछ भी नहीं बचा था, ना आवाज, ना दिशा, ना अर्थ। सिर्फ एक खालीपन था, इतना गहरा कि उसमें गिरते ही तुम्हें अपने होने पर शक होने लगा। तुमने वहां बहुत समय बिताया है, खुद से छिपते हुए, खुद को खोते हुए। लेकिन अब कुछ है जो भीतर से धीरे धीरे उठ रहा है, बहुत धीमे, बहुत थके हुए कदमों से, लेकिन फिर भी उठ रहा है। रॉक बॉटम इज नॉट द एंड, इट इज द बिगिनिंग ऑफ कॉन्शियस मूवमेंट। तुम गिरे थे, हाँ, लेकिन गिरने ने तुम्हें वो दिखाया जो ऊपर रहते हुए कभी नहीं दिखता। तुम्हें दिखा कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो अब भी बचा है, जो टूटकर भी पूरी तरह मिटा नहीं। अब तुम पहले जैसे नहीं हो। तुम कमजोर हो गए हो, पर सतर्क भी। तुम थक चुके हो, लेकिन अब भी जीवित हो। द सोल डजंट राइज बिकॉज इट इज रेडी, इट राइजेस बिकॉज साइलेंस बिकम्स अनबेरेबल। तुमने सब कुछ खो दिया था, अपनी पहचान, अपने शब्द, अपने रिश्ते, अपने पर्पस। पर उसी खोने में तुमने कुछ पाया भी, एक ऐसा केंद्र जो रोल से परे है, लेबल से अलग है, नॉइस से मुक्त है। अब तुम उठते हो तो किसी को साबित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को वापस पाने के लिए। तुमने बहुत सालों तक मीनिंग खोजा था, बाहर की चीजों में, लोगों में, अचीवमेंट में। अब तुम समझते हो कि मीनिंग बनाया जाता है, जिया नहीं जाता। तुम हर सुबह जल्दी उठने की कोशिश करते हो, न किसी चेकलिस्ट के लिए, न प्रोडक्टिविटी के लिए, बस इसलिए क्योंकि तुम फिर से जीने की प्रैक्टिस कर रहे हो। हीलिंग इज नॉट लिनियर, इट इज अ स्पाइरल, बट इवन स्पाइरल्स मूव अपवर्ड। कभी कभी तुम गिरोगे भी, पुरानी पैटर्न्स लौटेंगी, पुराने थॉट्स वापस आएंगे। पर फर्क ये होगा, अब तुम उन्हें पहचानते हो। अब तुम ऑब्जर्वर नहीं, साक्षी और सहभागी दोनों हो। तुम धीरे धीरे उन चीजों को चुनते हो जो तुम्हें हल्का बनाती है। एक कप चाय, एक साफ कमरा, एक लंबी सांस, एक असली संवाद। अब ये सब छोटा नहीं लगता, क्योंकि तुम्हें पता है, छोटे पलों में ही सबसे गहरी मरम्मत होती है। आफ्टर numbness, even the smallest emotion feels like a thunderstorm. तुम्हारा नर्वस सिस्टम अब भी फ्रेजिल है, पर वो धीरे धीरे नई दिशा में जुड़ रहा है। अब तुम खुद से पूछते हो, क्या मैं इस इमोशन को होल्ड कर सकता हूँ? बिना जज किए बस उसके साथ बैठ सकता हूँ? और कई बार जवाब आता है, हाँ। तुम फिर से कनेक्ट करना चाहते हो, किसी से पूरी तरह नहीं, पर थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे। अब तुम बात करते हो तो परफॉर्म नहीं करते। तुम्हारी चुप्पी अब भी है, लेकिन उसमें डर नहीं, एक गहराई है। यू राइज नॉट बाय एस्केपिंग द अबिस, बट बाय इंटीग्रेटिंग इट्स ट्रूथ। अब कोई तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे तो तुम मुस्कुरा देते हो, न ओवरथिंक करते हो, न डिस्ट्रस्ट,
बस कुछ सेकंड उस फीलिंग के साथ रहते हो। अब तुम मिरर में देखते हो और वहां कोई अनजान चेहरा नहीं होता। अब भी कंफ्यूजन है, लेकिन क्लैरिटी की एक फेंट सी रेखा दिखती है। तुम खुद को रश नहीं करते। अब तुम जानते हो कि हीलिंग कोई गोल नहीं, एक रिलेशन है खुद से। हर दिन तुमने बहुत सच्चे दर्द देखे हैं, बहुत चुप्पियां सुनी है। अब तुम दूसरों की आंखों में वो पहचानते हो जो तुम्हारे भीतर कभी थी। अब एम्पैथी एक्ट नहीं, रियल कनेक्शन है। तुम पर लेयर अब भी है, लेकिन अब तुम लेयर में नहीं खोए हो। अब तुम जानते हो कि सतह के नीचे भी जीवन है। There is no perfect self waiting at the end. There is only the self you choose to return to. और अब तुम उसी सेल्फ की ओर लौट रहे हो। हाथ खाली है, आंखें खुली है, मन थका है, लेकिन तैयार भी। अब कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चल रहा, कोई इल्यूजन नहीं, सिर्फ एक साधारण पल है जिसमें तुम मौजूद हो। तो चलिए, अब हम बढ़ते हैं उस अंतिम विश्राम की ओर, जहां कोई लड़ाई नहीं, कोई संघर्ष नहीं, सिर्फ सरेंडर है। जहां अंतिम अध्याय हमारा इंतजार कर रहा है। चैप्टर 10, सरेंडरिंग टू स्लीप। कुछ भी कहने को नहीं बचा। अब न कोई स्पष्टीकरण चाहिए, न कोई उत्तर। अब तुम वहां हो जहां सब कुछ छूट चुका है। यह वह बिंदु है जहां शब्द बेमानी हो जाते हैं और अनुभूतियां धीरे धीरे विश्राम में बदलने लगती है। पीस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ इमोशन, इट इज द जेंटल लेटिंग गो ऑफ देयर ग्रिप। तुमने लड़ाई की अपने भीतर से, अपने विचारों से, अपने अकेलेपन से। तुमने हर भावना को देखा, उसके साथ जिया, उसे समझने की कोशिश की। कभी सहा, कभी दबाया, कभी स्वीकारा। और अब उन सभी से अलग एक जगह पर पहुंच चुके हो जहां कुछ भी पकड़कर रखने की जरूरत नहीं। अब तुम्हारा नर्वस सिस्टम धीमा हो चुका है। अब कोई अलार्म नहीं बजता भीतर। अब कोई चेतावनी नहीं आती हर इमोशन के साथ। अब सैडनेस एक आंधी नहीं, एक हल्की बारिश बन चुकी है। अब एंजाइटी कोई शोर नहीं, बस एक हल्का सा बादल है जो आता है और चला जाता है। द मोस्ट ऑनेस्ट स्टेट इज द वन राइट बिफोर स्लीप। तुम बिस्तर पर हो, कमरे में अंधेरा है, पर डर नहीं है। सन्नाटा है, लेकिन असहनीय नहीं। अब तुम्हारे शरीर की थकान तुम्हारे मन की शांति से मिलने लगी है। तुमने जीवन को लंबे समय तक कंट्रोल करने की कोशिश की, हर भावना को मैनेज किया, हर विचार को टेम किया। लेकिन अब तुम अलाउ कर रहे हो। अलाउ सोने को, अलाउ सरेंडर को, अलाउ खुद को बस होने देने को। स्लीप इज नॉट एस्केप, इट इज द बॉडीज वे ऑफ रिटर्निंग होम। अब तुम्हें सपनों से डर नहीं लगता, क्योंकि अब तुम जानते हो वो केवल अनप्रोसेस्ड ट्रूथ है जो नर्म लहजे में लौटते हैं। शायद तुम अब भी सोच रहे हो, क्या मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूं? क्या मैं बदल गया हूं? क्या अब सब आसान होगा? उत्तर किसी के पास नहीं है। पर इस क्षण में, इन गहरी सांसों के बीच, ये प्रश्न भी थक चुके हैं। अब वो भी सोना चाहते हैं। अब तुम्हारा शरीर भारी है, लेकिन मन हल्का। अब तुम्हारी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही है, किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि एक स्वीकृति से। Surrender is not giving up, it is giving in to stillness. तुम अब किसी से कुछ नहीं मांगते, न प्यार, न समझ, न माफी। तुम अब केवल खुद को दे रहे हो अनुमति। अनुमति चुप होने की, अनुमति थक जाने की, अनुमति रुक जाने की। तुमने खुद को बहुत कुछ बनने के लिए कहा था। अब पहली बार तुम खुद को कुछ भी न होने दे रहे हो। और शायद यही सबसे गहरा विश्राम है। तुम्हारी सांसें धीमी हो चुकी है। दिल की धड़कन अब कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही, वो केवल संगीत बन चुकी है। नींद अब तुम्हारे पास आ रही है, धीरे धीरे, किसी पुराने प्रेमी की तरह जो जानता है कि अब तुम विरोध नहीं करोगे। ट्रू रेस्ट बिगिंस विद द नीड टू बी एनीथिंग एल्स। अब कोई विचार नहीं है, सिर्फ एहसास है। कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ मौन है।
कोई आकांक्षा नहीं है, सिर्फ प्रेजेंस है। आज तुम पूरी तरह नहीं बदले हो, पर तुम आज रात झूठ नहीं बोल रहे अपने आप से। तुम अब किसी रोल में नहीं हो, कोई परफॉर्मेंस नहीं चल रही, सिर्फ तुम हो, अपनी सबसे असली, सबसे थकी हुई और सबसे सच्ची अवस्था में। अब तुम उस जगह पर हो जहां हीलिंग थ्योरी नहीं, अनुभव बन जाती है। द सोल नीड्स साइलेंस मोर देन आंसर्स। तो अब मत लड़ो, मत सोचो, मत पकड़ो, बस सो जाओ, अपने भीतर समा जाओ। और अगर तुम्हें ये यात्रा थोड़ी भी सच्ची लगी हो, अगर इन शब्दों ने तुम्हारी सांसों को थोड़ी राहत दी हो, तो बस एक विनती है, इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अगली बार फिर लौट आओ जब तुम फिर से थके हुए हो और किसी ने तुम्हें कहना हो कि अब तुम अकेले नहीं हो। स्लीप वाइज 369, तुम्हारी रातों की आवाज। अब आंखें बंद करो और खुद को जाने दो। शुभ रात्रि।